गलती वही थी कि रास्ता एक नहीं था, बिखरे हुए थे। ऐड के लिए बुलाया गया था तो कैमरे के सामने मैं घबरा गया। मैं किस्मत पे बहुत बाद में भरोसा करता हूँ, पहले मेहनत वाला कर तो रहा था सब कुछ मैं, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए था। अभी ग्रीटिंग्स भी हमारे एक्सचेंज नहीं होता, मुझे वुड यू लाइक टू डू एड फॉर अस, क्या हो तेरी, ये क्या हो रहा है। मेन जो लोग थे कैमरामैन, उनके मुंह से एक बात निकली, यार ये तुम तो विलन हो। तो रोज सुबह सुबह कोई आवाज के लिए कुछ कर रहा है, कोई हारमोनियम लेके आया हुआ है, कोई शायरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं सोचा, मैंने बोला यार ये सब एक्टिंग हो रही है, ये तो अपने पास है ही नहीं कुछ ऐसा। Hello everyone, this is me Nandini Roy on the show Autobiography only on Bollywood ठिकाना। आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी साथ जुड़े हैं और इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से हम रूबरू कराएंगे। So put your hands together for one and only मुकेश ऋषि जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। हमारी की हाल है थोड़ा 80 तो चंगी है, आप बताइए कैसे हैं? अच्छा है। हमारे फैंस बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आपकी जो जर्नी है ना, वो बहुत कुछ है उससे सीखने के लिए, जानने के लिए, और एक बायोपिक बन सकती है आपकी जिंदगी पर। तो इतना इंटरेस्टिंग कहानी हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को भी बताएं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप कहाँ पले बड़े, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन, आपका कॉलेज, ऑल ऑफ दैट। मैं जम्मू का हूँ, जे जी। वहाँ का मेरा जन्म है और स्कूलिंग भी मेरा वहीं से हुआ था जी। तो उसके बाद में स्पोर्ट्स में मुझे थोड़ा शौक था और स्टूडेंट मैं बहुत ब्राइट नहीं था। तो स्पोर्ट्स उन दिनों पंजाब का नाम था सबसे अच्छा, पंजाब में खेले जाते थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा चंडीगढ़ में। अच्छा। तो चंडीगढ़ में सबसे पहले हम डीएवी कॉलेज में मैं एडमिशन लेने गया। वहीं से कपिल देव जी भी हैं, वो भी वहीं पढ़ते थे जी। और उन दिनों मैं थोड़ा लेट था तो इलेक्शन बहुत ज़ोरों में होता था, स्टूडेंट सिलेक्शन भी होता था। तो जब मैं एंटर किया तो मतलब उन दिनों वो बांट रहे थे सब लोग पेपर, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज और ये सब लोग। तो मैं चल के जब अंदर प्रिंसिपल साहब के पास गया तो वो मुझे देख के बोले यस। मैं कहा सर मैं एडमिशन के लिए आया हूँ। तो मुझे देखते रहे, देखने के बाद ऊपर नीचे देखा और कहने लगे कि तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, क्यों? मैं क्यों सर, तुम लंबे बहुत हो। मैं कहा सर इसमें लंबे होने का एडमिशन से ये हो नहीं, तुम लोग फिर आते हो और बाद में इधर पॉलिटिक्स में सब चले जाते हो। ये मैं कहा सर आपने देखा नहीं है, बाहर मैं भी चल के आ रहा हूँ, इतने लंबे लंबे सब स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। एनीवे मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिला ना, क्योंकि मैं प्रिपेयर होके गया था, कुछ मैंने नॉलेज लिया हुआ था। तो सेकंड चॉइस ही गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा। डीएवी कॉलेज वहाँ स्पोर्ट्स में सबसे टॉप था। अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज आता जी। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एक हेल्प मिली, मेरे जो जम्मू से राजी प्लेयर थे उनका एक फ़ोन करवाया मैंने। तो मुझे उन्होंने सीरियसली लिया एज ए स्पोर्ट्समैन के कोटे में मुझे वहाँ एडमिशन मिला। और आपका तो क्रिकेट की तरफ रुझान था? मैं एक्चुअली क्रिकेट के ही वजह से वहाँ पहुँचा, लेकिन मैं बहुत कुछ करता था। अच्छा, जैसे कि? मैं अभी अपने कॉलेज में मैं एथलीट भी था, शॉटपुट भी था, जेवलिन थ्रो भी करता था और क्रिकेट का वाइस कैप्टन भी बना मैं। तो बॉडी बिल्डिंग भी करता था। तो कहीं कहीं मुझे कोच मना भी करते थे कि तुम एक्सरसाइज उस तरह की मत किया करो, क्योंकि तुम फास्ट बॉलर हो तो शोल्डर जब डेवलप हो जाता है तो स्टिफनेस आती है ना जी। तो वो गड़बड़ होगा। लेकिन जवानी का जोश ऐसा था कि कोई चीज़ माने नहीं रखती थी, ऐसा लग रहा था जो हो रहा है यही बेस्ट है। तो वाकई हुआ, जब मेरा शोल्डर मेरा डेवलप हो गया तो स्टिफ हो गया, तो मैंने स्पिन करना शुरू कर दिया जी। तो उसमें भी कुछ ना कुछ मुझे विकेट्स वगैरह मिल जाते थे, कुछ स्कोर कर लेते थे। तो ये सब करता रहा, लेकिन मैं अनजान था कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि दिशा जो है सही नहीं, सही जगह पहुंच गया हूं मैं, वो दिशा जो है वो एक ही होनी चाहिए, ये मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझ में एनर्जी थी, मुझ में ताकत थी, या बस
गुड इनफ टू बी ए स्पोर्ट्समैन, कुछ भी कर सकता था। आदित्य के पास काफी कोई सारा रॉ थे ना ओलंपिक्स हम लोगों ने कोई इंडोर थोड़ा खेला, हम लोग से आउटडोर वाले बचपन सारा गुजारा हुआ, खेतों में खुले पे खेलना, तो सब कुछ था, लेकिन दिशा नहीं कोई दिखा पाया। और मेरे जो लोकल फ्रेंड्स थे वो इतने करीब थे हम लोग दोस्ती में कि वो मुझे कभी कभी तो प्रैक्टिस से उठा के ले जाते थे। अच्छा। हाँ चलो चलो चलो, तो वो भी बहुत एक्साइटेड लगता था। सबके पास गाड़ियाँ थी और ग्राउंड में से ले जाना, तो वो जो बाद में जो मैंने सोचा, मुझे कभी उसका अफसोस नहीं हुआ। अच्छा, आज तक अफसोस नहीं है कि नहीं, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन अफसोस सकते थे? इसलिए नहीं हुआ कि मुझे कोई चीज़, ठीक है मैं क्रिकेटर बन सकता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो दोस्त मुझे मिले वो इतने अच्छे थे कि उनकी गलतियां ही नहीं निकाल सकते थे आप। आज भी टच में और हैं हम उनसे? लोग फ्रेंडशिप वाले थे, जम्मू में छोटे शहर में दोस्ती वाले थे, समझते थे इस बात को। तो आज भी मैं उस सब लोग के, आज भी जो ग्रुप है मेरा, मैं आज भी हम लोग मिलते हैं, हाँ सब है। तो इस तरह का माहौल ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तू क्या कर, ऐसा है, अगर इतनी समझ आ जाती तो शायद मैं फॉलो कर लेता। तो वहीं से ग्रेजुएशन हुई। मेरे कोच वगैरह बहुत खुश रहते थे इससे कि प्रिंसिपल मेरी बहुत खुश रहती थी, जहाँ मुझे देखती थी रुक के, गाड़ी रोक के वो नीचे करके बोलना गुड गुड मुकेश। तो वो एक इनकरेजमेंट मिलती थी, लेकिन गलती वही थी कि रास्ता एक नहीं था, बिखरे हुए थे। अच्छा इधर है, चलो मजा है, इधर इधर। तो कभी कभी आज जो मैं लोगों को बता सकता हूँ, कुछ भी करो, एक समय आ जाता है जब एक ही रास्ता दिखना चाहिए आपको, तब जाके आपकी अचीवमेंट जो है वो उस लेवल पे पहुंचती है। अब वो समझ उस वक्त नहीं थी। जम्मू से आया हुआ आदमी, चंडीगढ़ का शहर तो बड़ा ही था हमारे लिए, और वहाँ दोस्त मिल गए इस तरह के घूमने फिरने वाले, वो हॉस्टल में रहना, तो ये सब रहा, लेकिन मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं। आपने सीखा बहुत वहाँ पे? सीखा मतलब उसी दुनिया का आदमी था मैं। जहाँ हम जम्मू से आए थे तो दोस्त लोगों के साथ घूमना, शाम को बैठना, कोई एक दूसरे के घर चले जाना, कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जी। घर ऐसे होते थे वहाँ पे कि छत पे 100 आदमी आ जाते थे सबके घरों में। जरूरी नहीं है कि, ये तो शहरों में है ना कि कोई 3 आदमी आ जाए तो घर पूरा हिल जाता है जी। वहाँ खुले घरों में आप छत पे बैठ जाओ, किसी का लॉन है तो वहाँ बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, कहीं पता ही नहीं चलता था। तो उसमें दोस्ती बहुत पनपी है हमारी, बहुत समय निकल आता था एक दूसरे के लिए जी। और जब कॉलेज आपका खत्म हुआ फिर आपने कहाँ का रुख किया? मुंबई का रुख किया या फिर? मुंबई इसलिए था कि हमारा यहाँ बिजनेस था बॉम्बे में जी, फैमिली बिजनेस था। फैमिली बिजनेस था। मेरे फादर और उनके छोटे भाई जो थे ये ट्रांसपोर्टर थे दोनों। अच्छा। तो बॉम्बे में जब बॉम्बे अगर आपको पता होगा तो जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं सब रिक्लेम है। अच्छा। ये सब सी की जगह है। अच्छा, आपने उस पहले बॉम्बे चेंबूर तक था। अच्छा। जी हाँ, ये सारा रिक्लेम किया हुआ एरिया है। तो उस वक्त जब बॉम्बे ओपन अप होना शुरू हुआ तो बहुत से ट्रांसपोर्टर अलग अलग शहरों से आए थे। तो पंजाब के लोग तो बेसिकली ट्रांसपोर्टर ही होते हैं, तो मेरे फादर साहब भी वही काम करते। तो दोनों भाइयों को लगा कि यहाँ स्कोप है, तो उन्होंने बारी बारी, क्योंकि 6-7 महीने का काम होता था, 3-4 महीने तो बारिश होती थी। हाँ। तो उन्होंने अपना यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ था। तो एक भाई फिर वहाँ जम्मू में कुछ देखते थे जो काम था, एक यहाँ देखेंगे इस तरह का, वो करते रहते थे। लेकिन मुझे उस वक्त हॉस्टल लाइफ के बाद ना थोड़ा विजन थोड़ा बड़ा हो गया था, तो ऐसा लगा कि शायद बॉम्बे मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि अब आदत पड़ गया था ना, जम्मू से चंडीगढ़ शहर पहुंच गए, घूमना फिरना आगे पीछे, थोड़ा ऐसा लगा। तो यहाँ कुछ साल मैं बिजनेस किया फैमिली का। हाँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, दिल नहीं लगा काम में आपका? काम में दिल नहीं लगा। तो क्या चाहत थी फिर? आपने वहां से फिर फिजी का रुख किया? अब ऐसा तो नहीं कॉलेज से निकले और कुछ वहां से ऐसा नहीं हासिल किया जो आगे चल के साथ नहीं जुड़ा। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो वहीं से थी, केशनी जी। जी, वो फिजी आइलैंड से थी, हमारी दोस्ती थी। अच्छा। तो वो ग्रेजुएशन करके वहां चली गई। हाँ। फिजी, मैं बॉम्बे आ गया। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो मैंने देखा मेरा मन नहीं लग रहा काम में। तो उनसे फोन पे जो कभी कभी बात आता रहता, ये बताया, तो ऐसा लगा कि मैं वहाँ आ सकता हूँ। तो उनको लगा कि यस तुम आ सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह मैं फिजी चला गया।
ठीक है, फिजी जाने के बाद फिजी के बाद मेरे जो फादर इन लॉ थे बने बाद में, उन्होंने बहुत हेल्प किया आपको हाँ। काम में, काम संवारने में वहाँ। काम संभालने। काम इतना बड़ा मेरे पास था और काम की आदत नहीं थी तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, तो बहुत डिफिकल्ट था। तो वो भी मैंने वाइफ से कहा मेरे बस का नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर था ना? बहुत बड़ा स्टोर था वो। तो लेकिन सबसे अच्छा था मेरी वाइफ जो है बहुत इंटेलिजेंट थी जी। इंग्लिश ऑनर्स किया? इंग्लिश किया था, इसलिए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको जॉब बहुत मिलते थे अच्छे, तो फिर हमने सोचा लेट्स ट्राई न्यूजीलैंड। अच्छा, फिजी से आपने न्यूजीलैंड का रुख किया? हम न्यूजीलैंड चले बिकॉज आपकी वाइफ है, उनको वहाँ काम मिला। उनको काम जाते ही मिल गया, तो उन्होंने कहा आप भी चलिए कुछ देखिए वहाँ। तो वहाँ जाके फिर मैंने कुछ काम किए, मैंने कभी किए नहीं हुए थे, लेकिन फिर वहाँ कुछ करना था क्योंकि करना ही है काम आपको जी। तो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रही। आई बिकेम मैनेजर ऑफ SKF बेरिंग होता है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, इंडिया में भी बहुत है। अच्छा। तो उस कंपनी में मैं स्टोर मैनेजर बन गया। अच्छा। अब क्योंकि मैंने कभी नौकरी नहीं किया था किसी का, तो मुझे गाड़ियों का पता था, तो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ तो बचपन में हम लोग खेलते थे जी। तो मैंने यहाँ से कुछ वहाँ रेफरेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ, अच्छा। अब जहाँ काम करते हैं वहाँ से रेफरेंस फॉरेन में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो फिर मैंने जो काम किया हुआ था वही उनको बताया कि ये नॉलेज मुझे है, तो उस पर फिर मुझे बेरिंग का जो पूरा स्टोर मैनेजर था वो बन गया मैं। हाँ। अब वो काम बहुत कुछ नहीं था वो, लेकिन काम बहुत नाम और उस हिसाब से बहुत था। तो आपने उस काम को भी एंजॉय किया या नहीं किया? वो ऐसा होता था कि बहुत सारे, अच्छा उस वक्त कंप्यूटर वहाँ था। कंप्यूटर था वहाँ जी। सिंगापुर जो था ना, सिंगापुर से शिपमेंट आता था बेरिंग्स का। ओके। वो वेलिंगटन में मैं था, तो वेलिंगटन में आना, वहाँ से मुझे फॉलो करना है कि अच्छा। कहाँ पे और कब ऑफिस यहाँ पहुँचेगा हमारे स्टोर में। वो 10 कंटेनर 20 कंटेनर बड़े बड़े सूट रहते थे, उनमें आता था, या 20 जो भी ऑर्डर होता था। अब जब वो आ जाता था तो मुझे लगता था मुझे काम मिला है, तो उसका क्या करना, उसको खोलना, उसके अंदर सबको काउंट करना जितना भी सामान आया, फिर उसको क्रेन होती थी उसको उठा के उनको ऊपर रखना। मेरे साथ जो मेरी टीम होती थी हम लोग, वो काम मैं फिर ना मैं खाता था ना मैं कुछ चाय पीता था। और वहाँ का सिस्टम है टी टाइम, सब कुछ वैसे ही छोड़ के टी के लिए गए, लंच टाइम मैं नहीं करता था ऐसा। तो वो मैनेजर मेरा बहुत खुश था मुझसे, क्योंकि ये कैसे करता है ये आदमी जो 20 दिन 22 दिन। होता क्या था कि जब तक वो काउंट नहीं होगा तो पेपर जो है ना वो हेड ऑफिस नहीं जाएंगे। हेड ऑफिस में वो जाने का मतलब वो कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में जाने का मतलब पूरी स्टेट जितनी भी हैं सबको पता चलेगा ये सामान जो है वहाँ पड़ा हुआ है। अगर वो वहाँ नहीं जाता तो इससे वेस्टेज। पड़ा है सूटकेस में बट इट्स नॉट देयर, नोबडी नोज कि वहाँ है। और वहाँ का दूसरी बड़ी कमाल की चीज़ थी, इंटरस्टेट जो होती थी ओवरनाइट सर्विस थी। अच्छा। मतलब आपने अगर क्राइस्टचर्च में ऑर्डर दिया है, किसी वहाँ नहीं है, तो ओवरनाइट आपको ऑर्डर आपका रिप्लेस हो गया और सुबह आपको मिल जाएगा। गाड़ियाँ पूरा दिन भर एक एक घंटे में आपका उठाती रहती थी। तो जब इतना इंटरेस्टिंग काम आप कर रहे थे तो मॉडलिंग की तरफ रुझान आपने क्यों किया? उसमें कर रहा था क्योंकि फिजिकली मुझे थोड़ा सा मजा आ रहा था, क्योंकि मैं बड़ी फिजिकल मैन ना। You are good looking guy, you still are. नहीं, फिजिकल इन द सेंस कि एक्सरसाइज, जिम, ये वो स्पोर्ट्समैन खेलने वाला, मतलब उसमें मुझे फिजिकल जब यूज होती थी मैं एनर्जी, तो मुझे अच्छा लगता था जी। तो आपने मॉडलिंग, मैंने एक कोर्स किया था फिजी में। अच्छा। क्योंकि फिजी में उन दिनों टीवी नहीं थे। अच्छा। तो बहुत से लोग मुझे देख के कहते हैं कि तुम्हारे पास हिंदी है, तुम तो हमारा यहाँ टीवी शुरू होने वाला है। अच्छा। तो हिंदी में मतलब हमको, क्योंकि उनका हिंदी डिफरेंट था। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने कोर्स कर लिया। हम न्यूजीलैंड चले गए। तो न्यूजीलैंड में चले गए तो सबसे पहले मैंने वहीं अप्लाई किया। हाँ। एक वहाँ एजेंसी होती है जी, मॉडलिंग एजेंसी होती है। तो मुझे मतलब लगता है शायद दूसरे दिन फोन आ गया, यू गो टू सो एंड सो स्टोर, दिस शो इज देयर,
एंड गो एंड चेक योर ड्रेसेस, वहाँ सब रेडीमेड होता है। तो उस जिस शोरूम में मैं गया उस दिन वहाँ मेरे साइज का सूट ही नहीं था, अच्छा, सूट अवेलेबल नहीं था मेरे साइज का। आपका फिजिक ऐसा है कि तो मतलब देखा ना, नहीं वहाँ भी बहुत लंबे लोग, लेकिन होता रेडीमेड है, हमारे यहाँ तो बन जाता है ना रातों रात हाँ। कपड़ा। तो वो जब हुआ तो सॉरी वी डोंट हैव योर साइज अवेलेबल हियर, राइट, ओके नो प्रॉब्लम। मैं चला गया, बट एक अजीब सा एक अंदर से जैसे होता है ना नॉक होना, जी, क्योंकि एक ही दिन में मुझे उन्होंने पसंद किया और भेज दिया, मुझे मिल गया। तो कहीं ये चीज़ मेरे अंदर लगा कि कोई बात तो है मेरे अंदर, वो भी नहीं, वो मुझे लगा, क्योंकि मुझे अभी तक लाइन नहीं मिली थी जो मैं चाहता था। ये कर तो रहा था सब कुछ मैं, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए था जी। और क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत दिशाएं में चलता रहा, इसलिए वो बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए जी। कुछ चीज़ फिट नहीं बैठ रही थी। तो हो तो रहा था, लेकिन एक ऐसा ख्याल आया मुझ में कुछ, क्योंकि मुझे अब तक यही नहीं पता था मुझे करना क्या है जी। कर तो रहा हूँ, करना क्या है। तो जब ये हुआ तो फिर उसके बाद मैंने फैशन शोज करने शुरू किए। दे स्टार्टेड लाइकिंग। मेरी फर्स्ट टाइम मुझे जो एक ज़बरदस्त बात वहाँ पता चली, हम अब तक यही सोचते थे हमको काला समझा जाता है, हमको इस तरह था। फर्स्ट टाइम वहाँ मुझे पता चला कि मेरी स्किन उनके लिए कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब गोरों को बुलाना होता था 24 घंटे 48 आवर्स दे नीड सन टैनिंग एंड ऑल दिस स्टफ। मेरी स्किन ऐसी थी कि रात को बोलो मैं सुबह वहाँ पे। और हमारी स्किन भी ऐसी है कि वहाँ 5 साल से भी रह रहे हो तो भी स्किन वही है जी। देखो नेचर का खेल देखो आप, हमारी स्किन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग आप भी, हम नेचर ने ऐसा बनाया हम लोग। तो उनको बहुत खुशी होती थी इस बात को देख के कि माय गॉड, मतलब ये होता ना कभी कभी कमा काश मेरे पास ये होता, तो इस तरह की बहुत वो फील करते थे। तो तब मुझे रियलाइज होने चाहिए स्किन का क्या माने, मतलब क्या होता है। तो वो करता, तो इसलिए मैं बहुत हैंडी मॉडल बन गया उनके लिए। अच्छा। वो बड़े बड़े शोज होते थे। फिर वहाँ शोज लंच टाइम पे होते हैं। हाँ। वहाँ इंटरेस्टिंग क्या था, 12 से लेके 2 बजे तक लंच होता है। अच्छा, इतना लंबा? नहीं, वो आपके ऊपर है कि आपको 12 से 1 यूज करना है कि 1 से 2 यूज करना है, चूज कर सकते हैं। ये हर ऑफिस का आपके ऊपर है जी। तो उसमें फिर वो जो मॉल होते थे वहां पे ये शोज होते थे। अच्छा। तो दोनों 2 घंटे का मतलब कोई ना कोई इज आउट, राइट, विंडो शॉपिंग कर रहा है, तो उसका फायदा उठाते थे जी। तो वो करते करते शोज ज्यादा होने लगे। और फिर मुझे मैनेजर ने बुलाया, बताया प्रॉब्लम है। अच्छा। हालांकि वो काम से बहुत खुश था, लेकिन फिर बीच में ड्यूरिंग द वीकेंड तो ठीक था, वीकडेज में भी होते थे। अच्छा। फिर उसने मुझे मतलब मजबूर किया सोचने पर, तो यहाँ दाल नहीं गलेगी, ये भी काम छोड़ के कहीं और निकलते हैं, नहीं, ऐसा ख्याल उसका कहना यह था कि मतलब दूसरे लोग बुरा मानते हैं ना, व्हाई दिस फेलो गोस ड्यूरिंग वीकडेज में गायब हो जाता है। हालांकि खुश तो होते थे, लेकिन काम का सफर करना है जरूरी। तो टाइम भी ऐसा था कि, पर फिर ऐसा कुछ हुआ था कि आप न्यूजीलैंड में ऐड भी किया, वहाँ आपको फिर ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग के लिए बना हूँ, क्योंकि एक ऐड था वहाँ पे, शायद आप खुद ही अपनी जुबान से वो किस्सा बताइए। नहीं, वो ऐड के लिए मुझे बुलाया गया था जी। ऐड के लिए बुलाया गया था, तो कैमरे के सामने मैं घबरा गया, मैं लाइन नहीं बोल पाया ठीक से जी। और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि लुक मैन, यू लुकिंग सो गुड, you're perfect, everything is okay, just go and learn some English। लेकिन उसको क्या मालूम मेरे अंदर क्या हुआ है जी। लेकिन वहां से फिर क्लिक हुआ, मुझे वो नॉक हुआ। लगातार कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो नहीं बोलोगी, पर हाँ कहीं ना कहीं एक दिशा नहीं थी, एक सेट करियर नहीं था। तो क्या उन्होंने कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मतलब नहीं, वही तो सपोर्ट थे ना, पावर तो उन्हीं की थी। लेकिन ये बात सही था कि मेरे अंदर का जो आदमी है ना, वो सेटल नहीं हो रहा था जी। क्योंकि मुझे मेहनत से डर नहीं था, लेकिन वो चीज नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा था जिसकी धूप भी मुझे छांव लग रहे थे। हाँ। ऐसा नहीं हो रहा था, तो वो ये करते करते होने लगा। तब मैंने उनसे बात की, तो जब बात की उन्होंने तो उस वक्त हम लोग न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे थे। अच्छा।
तो फिर मैंने उनसे बात किया तो वो मुझे बोली क्या चाहते क्या तुम भी, पहले तो तुम अपने आप से पूछो क्या चाहते। मैंने मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन में मुझे जाना चाहिए, मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है इतना सब कुछ देखा मैंने, छोड़ा भी किया भी, फैमिली बिजनेस छोड़ दिया, तो मैं फील हो रहा है कि दिस इज व्हाट एक्टिंग इज योर थिंग, समथिंग आई थिंक आई शुड डू इन एक्टिंग। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की, मैं बोला ठीक है यू गो हेड। तो शायद मेरी छोटी बहन की शादी थी, मुझे आना था जी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेरा साथ दिया। बोले यू गो हेड, जैसे करना चाहो करो। और मुझे उनका डर इसलिए नहीं था कि उनके दोस्त फैमिली सब आसपास ही थे, तो मुझे इतना नहीं था, और काम उनका अच्छा था। लेकिन तब आपकी शादी हो गई थी कृष्ण जी से? कर लिया था। तो आप इस चीज को लेकर हमेशा अपफ्रंट रहे कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ और मैं एक्टिंग में अपना नाम बनाने आया हूँ, है ना? पहले तो आपने छुपाया नहीं, आपको लगा नहीं कि अगर एक्टिंग में जाऊंगा? क्योंकि उस दौरान ऐसा होता था, जितने भी स्टार्स हैं, गोविंदा, अक्षय कुमार, ये सब अपनी शादी को छुपाते थे, ऐसे कई स्टार्स हैं। आपने ये गट्स कहाँ से आया कि मतलब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है, पता भी नहीं है करियर जमेगा नहीं जमेगा, लेकिन फिर भी आपने सब सच रखा कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मैं एक्टिंग करूंगा? तो ये गट्स कहाँ से आया? देखिए जब मैं कोर्स करने पहुंचा ना जी, जब कोर्स करने पहुंचा तो मेरे एक चीज मेरे अंदर आ चुकी थी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और जब वही चीज मैं ढूंढ रहा था, बाकी कोई कमी नहीं थी मुझमें, लगन की मैं किस्मत पे बहुत बाद में भरोसा करता हूँ, पहले मेहनत वाला हूँ। तो मुझ में इतना भरोसा आ चुका था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो उसमें उसी मेरे नहीं, कोई भी इंसान की जिंदगी में अगर वो चीज जब आ जाती है ना, देन फिर आपके सारे डिसीजंस जो है ना परफेक्ट होते चले जाते हैं। सर आपके फेवर में उसकी तकलीफ आपको नहीं महसूस होती, उसकी जो भी परेशानी आए वो इसका पार्ट है, ठीक है। तो वो जब मैंने, लेकिन आपने जो बात की शादी की, तो मैंने रोशन तनेजा साहब थे जी, मैंने उनसे कह दिया, मैं कैसा दिस इज मी, यहीं का हूँ, वहाँ से आया हूँ, मैरिड, वेरी सीरियस, आई एम नॉट ए फिल्मी पर्सन, मेरी कोई फैमिली का लेना देना नहीं है, बट आई एम वेरी सीरियस। उन्होंने मेरे, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कोई टीचर इतनी जल्दी आपको सीरियसली ले, क्योंकि वो देखते हैं आप रोज आते हैं, लाखों जाते हैं, लाखों। तो मैंने उनको प्रूव कर दिया कि मैं सीरियस आदमी। हाँ, मेरे साथ जो लड़कियां काम करती थी कभी कभी पूछती थी, कमाल है तुम कभी हम लोगों को बाहर जाने के लिए नहीं बोलते हो, शादी नहीं तुम्हारी हुई, तुम क्या हो तुम? तो मैं बोला मैं काम करने, ये जो आता हूँ ना, मुझे आता नहीं इसलिए सीखता हूँ मैं। अच्छा जी। तो मेरा ध्यान था, बाकी सब लगे रहते थे, शाम को किसी के पास मोटरसाइकिल था तो वो अपना था सेटिंग की, वहाँ गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं, वो सब, लेकिन मैं उधर ही था। एक अच्छी बात एक दिन हुई मेरे साथ, आयशा जुल्का मेरे साथ कोर्स करती थी जी। तो रोशन तनेजा साहब की बहुत अच्छी बात है कि वो इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छा से करवाते हैं। और मैंने उनसे कहा था कि जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, कि जब तक आप एक्टिंग में परफेक्ट नहीं होंगे, उनका जब आप नहीं मिलेगा, तब तक आप एक अच्छा टीचर जानता है जी। और एक कमजोर स्टूडेंट जब कह देता है आपको कि सर मुझे आता नहीं लेकिन मुझे सीखना है, यही रिश्ता मेरा और उनका डेवलप हुआ। तो मुझे इम्प्रोवाइजेशन में, हमको इम्प्रोवाइजेशन अगर आपने की है तो आपको कुछ बोल दिया, मुझे कुछ बोल दिया, इसको कुछ बोल दिया, 4-5 लोग इन्वॉल्व कर दिए। आयशा को बोला तुम्हारा भाई है, सब पैसा इसके पास है, तुम्हें शादी तुम्हारी होने नहीं देगा क्योंकि तुम्हें पैसे नहीं देना चाहिए, ठीक। मुझे बोल दिया तुम्हारी बहन है, तुम इसके लिए जान देने को तैयार हो, लेकिन जब ये तुम्हारी विश्वास नहीं करती तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचता है। तो इस तरह का उन्होंने हम सबको कर दिया और मैं रो पड़ा उसमें। अच्छा, हाँ, इमोशनल। और रोशन तनेजा साहब सामने नहीं बैठते थे, पीछे बैठते थे। अच्छा, जो अगर आपका फेस उधर है तो आपका है, अब मैं ऐसे बैठा हूं तो वो हमेशा पीछे बैठते, जो उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो जब मैं रो पड़ा तो मैं जब जाने लगा तो मुझे बुलाया, बोले देखो आई थिंक लगता है तुम्हें मिलना चाहिए लोगों से। अच्छा, मतलब आपको हरी झंडी मिल गई थी? हाँ, उस दिन कहा था कि आप अब एक्टर बनने के लिए तैयार हैं। तो फिर पहला आपका एक्टिंग का करियर कहाँ से शुरू हुआ? पहला ब्रेक कब मिला आपको? उसमें हम कुछ ना कुछ मिलना शुरू किया था, लेकिन उस वक्त मालूम नहीं था कैसे स्ट्रगल शुरू की जाए, हर चीज़ नहीं थी ना हमारे। तो करते करते कुछ एड के लिए मिलना शुरू हुआ मैं। तो मैं एक पोर्टफोलियो बना के लाया था
तो हमें मालूम नहीं था ऐड वैड, फिर पता चला हर ऐड के नीचे नाम होता है कंपनी का। जी जी। तो देख के फिर इम्पा इससे नाम थे कुछ, तो जाना शुरू किया। एक जगह पहुंचा तो मैं गया मिलने के लिए, तो दरवाज़ा खुला तो सामने जो लड़की थी वो मुझे देख ही रही है। तो अभी ग्रीटिंग्स भी हमारे एक्सचेंज नहीं हुआ, तो मुझे वुड यू लाइक टू डू एड फॉर अस। क्या हो तेरी, ये क्या हो रहा है मैं तो उसी के लिए आया। तो उनके दिमाग में एक करेक्टर था जो चल रहा था, जो उन्होंने दरवाज़ा खुलते उन्होंने मुझ में देखा। और एक चीज बड़ी कमाल की चीज़ थी, उन दिनों मैं जो पोर्टफोलियो लेके आया था बॉम्बे में नहीं चलता था। अच्छा। मैं ब्लैक एंड वाइट पोर्टफोलियो लेके आया था वहाँ से, क्योंकि वहाँ कभी भी कलर्ड पोर्टफोलियो नहीं चलता। और मेरे थे छोटे छोटे बाल। अच्छा, उसमें लंबे बाल का ज़माना था, लेकिन लंबे बालों का ज़माना था, और मेरे गालें अंदर पूरा स्पोर्ट्समैन था। तो उनको जो चाहिए था वो मैं था। तो दैट्स हाउ आई गॉट दैट जॉब। वो थम्स अप का एड था, वो शांतनु शोरी साहब उस वक्त के टॉप, उन्होंने वो पायलट का था, उसमें वो बेस था, टॉप गन फिल्म आई थी जी जी, उसके ऊपर बेस था। हीरो छोटा होता है, विलन बड़ा होता है, आइसमैन ना। हाँ जी। तो मैं आइसमैन था उसमें, जिसको ओवर कॉन्फिडेंट है कि मिशन के लिए बोला जा रहा है, ये आदमी इज नॉट सीरियस अबाउट यू नो ब्रीफिंग। तो मैं जाता हूँ तो टारगेट मिस करता हूँ, वो लड़का हीरो जो है वो टारगेट हिट करके आता है। नौ मेरा आना और उसको एक लुक देना था। हाँ, वो लुक ज्यादा ही खतरनाक था। हाँ, इतना इंटेंस लुक नहीं देना था, पर आपने ज्यादा दे दिया, और तब वहाँ के लोगों उसको ज्यादा कम का नहीं पता, ऐसा कहा मैंने किया जी। तो उन्होंने कैमरे में देखा, यार ये तो बहुत वो है, इसको थोड़ा कम हाँ, तो कम किया। तो बाद में मतलब मेन जो लोग थे कैमरामैन, उनके मुंह से एक बात निकली, यार ये तुम तो विलन हो तो एनीवे वहाँ से चीजें शुरू होती रही। कई बार ऐड करने के लिए जाता था मैं। जैसे मोटरसाइकिल नया नया आया था 100 सीसी जी, तो उसकी ऐड पे जब मैं उस पर बैठा तो दे रियलाइज कि मोटरसाइकिल छोटा लग रहा है बड़ा, तो ऐड हाथ से निकल गया जी। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ हो रहा है है ना, क्योंकि उस वक्त भी हमें नहीं मालूम था कि इतना काफी है कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ, प्रोडक्ट के लिए सूट नहीं हुआ कि ये बड़ा लगता है, लेकिन मेरे लिए इस तरह की कई चीजें होती रही। फिर टीपू सुल्तान मुझे मिला, सीरियल था एक, टीपू सुल्तान भी किया मैंने। तो उसके करते करते मुझे ये पता चल गया था कि मुझ में कमजोरियां क्या है। अच्छा। हाँ, वो लोग खुश नहीं थे मेरे से, उस रोल जो मैंने कर रहा था, मेरी आवाज से खुश नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मुझे बोला गया, खान साहब ने, संजय खान साहब ने बोला कि कोई तुम्हारी डबिंग करेगा, कि वो तुम्हारा करेक्टर ऐसा है कि हम चाहते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं नो प्रॉब्लम। लेकिन वो जो अंदर आग मेरे लगी, तो मैं जहां हम लोग ठहरे हुए थे वहां बहुत से लोग रुके हुए थे, उसमें बहुत से NSD के लोग थे। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्योंकि वो सीरियल वाना, मतलब ऐसा सीरियल था महाभारत के बाद जिसमें बहुत सारे एक्टर आए थे। तो वो वहां जहाँ थे तो बहुत सारे कमरे थे उस बंगले में, तो वहां बैठे थे, देखा रोज सुबह सुबह कोई आवाज के लिए कुछ कर रहा है, कोई हारमोनियम लेके आया हुआ है, कोई शायरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं सोचा, मैंने बोला यार ये सब एक्टिंग हो रही है, ये तो अपने पास है ही नहीं कुछ ऐसा, क्या हो रहा है। तो अब जब उन्होंने कहा कि आवाज, मैं क्या ये आवाज जो है ये मुझे नहीं समझ में आ रही कि आवाज नहीं है मेरे पास। हाँ, एक्टिंग की कोई बात समझ में आ रही। तो मैंने उनसे पूछा जी, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया। अब मैं छत पे चढ़ जाता था सुबह 5 बजे, खुला एरिया था, कोई टेंशन। वहां जाके फिर मैंने रियाज करना शुरू किया। और आई थिंक विद इन वीक, क्योंकि हम लोग सब वहाँ 3-4 महीने के लिए रहे, विद इन वीक। और ऐसा ही था कि मेरा ही एक छोटा सा लाइन बोलना था मेरे को, खान साहब मॉनिटर पे थे, और मैंने जानबूझ के बहुत जोर से बोला। तो फिर थोड़ा कम करो, तो कम कर, तो 4 बार कम करवाया उन्होंने मुझसे। अच्छा। वो जानबूझ के मैं कर रहा था। और फिर जब सेम देखो, ऊपर वाला जब आपके साथ होता है,
फिर मैं जा रहा हूँ तो मुझे बुलाया इधर कि तुम्हारी डबिंग कौन कर रहा है? मैं कहा सर आपने कोई कहा था। नहीं नहीं तुम करोगे कल से। अच्छा।